नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के बजट सत्र में विधान परिषद को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने महाकुंभ के आयोजन का वर्णन किया है और सपा पर जमकर हमला बोला। 736 करोड़ रुपए का यह बजट हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को समर्पित किया है। इसमें अगर आप देखेंगे 16-17 की तुलना में लगभग 2.5 गुना बढ़ा है और 24-25 की तुलना में लगभग 10% अधिक है। बढ़ा हुआ बजट का आकार ये केवल एक व्यय नहीं है, बल्कि अंतिम पायदान पर विकास की पहुंच, उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आम जन के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के साथ साथ आर्थिक विकास को तेज करने की एक ईमानदार प्रतिबद्धता को दोहराने का कार्य कर रहा है। और सरकार ने उन्हीं भावों के साथ इस बजट को प्रस्तुत किया है, जिसमें बहुत सारी चीजें हम लोगों ने इसके माध्यम से दी है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब बुनियादी ढांचागत विकास के लिए। ये विकास की गति को तीव्र करता है, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता है और रोजगार के अनेक अवसर का सृजन करता है। और यह एक बड़ी राशि उत्तर प्रदेश के बजट में हम लोग प्रस्तुत करते आए हैं। अगर 16-17 की तुलना में हम देखेंगे तो प्रति व्यक्ति आय को हमें दोगुने से अधिक करने में सफलता प्राप्त हुई है। महोदय, आज उत्तर प्रदेश हर दिशा में आगे बढ़ा है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे समाजवादी पार्टी के मित्रों को इस बात के लिए परेशानी होती है कि आप बजट का दायरा क्यों बढ़ा रहे हैं। देखिए, बजट के दायरे को ही नहीं बढ़ाया जाता है, बल्कि अपने घाटे को भी नियंत्रित किया जाता है। और राजकोषीय अनुशासन का, वित्तीय अनुशासन का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है, जिसके लिए रिजर्व बैंक ने भी एक लिमिट तय की हुई है कि आप इससे ज्यादा जो आपका कुल जीएसडीपी होगा उससे आप कितना पैसा उधार लोन ले सकते हैं, वो लिमिट तय है। और सरकार का जो यह जीएसडीपी का जो हमारा राजकोषीय घाटा है 3% से कम है। 3% यानी 2.97% है, जिसको हम कांस्टेंट रूप से आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि हम बजट का दायरा बढ़ा रहे हैं। और यह तब है कि जब पिछले 8 वर्ष में सरकार ने कोई नया टैक्स उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन पे नहीं लगाया, बल्कि डीजल और पेट्रोल पर जो पहले से वैट था उसको कम किया है। बिना टैक्स बढ़ाए बजट का दायरा बढ़ा देना, बिना टैक्स लगाए इंफ्रास्ट्रक्चर के नए युग में प्रदेशवासियों को पहुंचा देना, यह अपने आप में सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है, पॉलिटिकल विल पावर को दिखाता है। सरकार ने दिखाने का प्रयास किया कि हां, हम भ्रष्टाचार पर प्रहार करेंगे, लीकेजेज को रोकेंगे। और लीकेजेज को रोकने का परिणाम है कि आज हम बजट के दायरे को बढ़ाने में भी सफल हुए हैं। विकास के लिए पैसा दिया है, लोक कल्याण के लिए पैसा दिया है और हर एक विभाग की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए सरकार ने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया है। अरे लाल बिहारी जी, आ रहा हूं, जबरदस्ती लिखवा रहे अच्छा बात आपने कही है तो अच्छा रोकने वालों को जब क्यों लिखवा आपका बजट का 3 लाख करोड़ था तो आपका जो खर्चा होता था वह भी 60 से 65% तक ही मात्र खर्च हो पाता था। आप उसको पीएलए में डालते थे, जिससे अगले बार फिर उसमें लूट हो सके। हमने पीएलए की स्कीम बंद करवाई, हमने कहा ये वापस राजकोष में जाएगा। और याद रखना, आज बजट का दायरा 8 लाख करोड़ से ऊपर का पहुंच चुका है और ये खर्चा 31 मार्च तक ये खर्चा हो जाएगा। आप ये मान के चलिए कि यह जो खर्चा होगा ये 75 से लेकर 80% और कभी कभी 90% तक ये खर्चा होता है। नहीं, वापस नहीं होता है, फिर उसकी एसएनडी पहले से तैयार रहती है, उस पैसे को उनको वापस किया जाता है। विकास के लिए पैसे की कमी आज के दिन पे नहीं है।
आपके समय में नहीं होता था कि 100 करोड़ का कोई मार्ग सैंक्शन कर लो और 1 रुपया देते थे। आप मुझे बताओ, है इन्हीं के नाम पे। यानी हमें 17 में आने के समय आते, जब हम लोग आए थे तो पहले वर्ष हजारों करोड़ रुपए आपकी सरकार के पाप को भरने पे ही हमें खर्च करना पड़ा था, एक एक रुपया। आप मुझे बताओ, 1 रुपया, और 1 रुपये में इनका गिट्टी बालू वहां गिर गया था ठेका हथियाने के लिए। यानी ये लोग मजाक बना रहे थे उत्तर प्रदेश को, लेकिन आज ऐसा नहीं हो सकता। पिछले 8 वर्ष में जो ट्रांसपेरेंसी लेके आए हैं, हां, कार्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करने में समय लगेगा, लेकिन कार्य पूरा होगा। कार्य पूरा होने की गारंटी है। उस पूरा होने की गारंटी के साथ आज काम हो रहा है। महोदय, नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश को अपने राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखने के लिए देश के अंदर अग्रणी राज्यों की श्रेणी में रखा है कि यह उत्तम उदाहरण है। देखिए, 25 करोड़ की आबादी है और रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। हमारे पास एक समय था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कोई बैंक लोन देने को तैयार नहीं होता था, कोई निवेश करने को तैयार नहीं होता था। आज हम कोई प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, एक लाइन लगती है बैंकों की, आप बताइए हम पैसा देना चाहते हैं, हम पैसा देना चाहते हैं। परसेप्शन। एक समय आप था लाल बिहारी जी, अगर आप 17 के पहले देश के अंदर किसी होटल या किसी धर्मशाला में जाते उत्तर प्रदेश के नाम पर और आजमगढ़ के नाम पे, तो कभी कमरा ही नहीं मिलता था। लेकिन आज ऐसा स्थिति नहीं। आज तो आप कहीं जाएंगे, उत्तर प्रदेश के नाम पे, समाजवादी पार्टी का नाम मत बोलना, उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हर व्यक्ति आपको सम्मान की निगाहों से देखेगा। ये परसेप्शन है। आपने कहां छोड़ा था, ये सरकार कहां ले गई? आप लोगों ने सम्मान डुबो दिया था उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का कहना चाहते हैं, 17 रुपए लाल बिहारी, उत्तर प्रदेश का सम्मान नहीं था। मैं बताऊं, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। अरे नहीं, ये सच्चाई है। आप सोचिए ना, मैं तो बोल रहा हूं, ये होता था नहीं। उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं अपनी पहचान नहीं बताता था, छुपाता था, लेकिन आज पहचान का संकट नहीं उसके पास। आज जाता है, लोग उत्तर प्रदेश के नाम से उसका सम्मान करते हैं और बोलते हैं, अच्छा उत्तर प्रदेश से। सामने पहुंचने वाले का चेहरा खिलता है, और ये है यूपी की नई पहचान। और इसलिए आप सबसे मैं कहना चाहूंगा कि आपको थोड़ा इन सब पर आत्ममंथन करना चाहिए, कभी एकांत में समय मिले, क्योंकि वैसे भी आप लोगों का कोई काम तो है नहीं, सदन के दौरान थोड़ा बोलने का मौका मिला, वैसे कोई काम मिलेगा नहीं, तो थोड़ा एकांत में बैठेंगे तो मानसिक रूप से भी शांति मिलेगी। और थोड़ा पिछले कार्यों के लिए पश्चाताप करके उत्तर प्रदेश की जनता से एक बार माफी मांग लेते। आपने किए कि आप नहीं थे, लेकिन जो थे उन लोगों से बोलिए, और वे लोग बोले इस चीज को, तो कम से कम लोगों को ये चीज लगेगा कि वास्तव में गलती का एक पश्चाताप कर रहे हैं। अरे लाल बिहारी सभापति जी, इसके साथ साथ इन्होंने, नीति आयोग ने यह भी कहा है कि 18-19 से 22-23 की अवधि में प्रदेश का जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स था वह 8.9 अंकों के साथ आगे बढ़ा है, और प्रदेश में 18 से 23 की अवधि में जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वह भी 14.8% से 19.3% के मध्य रहा है। यानी एक बहुत बेहतर स्थिति में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इस बारे में कहा है, जो उनकी 24-25 की रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने कहा है कि देश के सभी राज्यों की स्वयं के कर की प्राप्ति में उत्तर प्रदेश का अंश
22-23, 23-24 और 24-25 में जो 9.9%, 10%, 10.5% और 11.6% रहा है, यानी जो बेहतरीन लगातार बढ़ोतरी की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा है कि उक्त वर्षों में सभी राज्यों में राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष ब्याज पर व्यय, यानी जो सरकारों ने कर्ज लिया होता है उस कर्ज पर सरकार जो व्यय कर रही है वह अन्य राज्यों में है 12.6%, 12.3% और 12.1%, जबकि यूपी का है 10.3%, 9.4%, 8.9%, यानी लगातार नीचे जा रहे हैं क्योंकि हम कर्जा कम ले रहे हैं, हमारे पास रेवेन्यू है, हम अपने पैसे का उपयोग बेहतर तरीके से यूपी के विकास के लिए करते हैं। ये कुछ आंकड़े हैं जो आप लोगों की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। और इसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी है, आपके समय में, मैं आपके समय की बात नहीं कर रहा हूं, 1950 से लेकर के 2017 तक ये पहुंच पाई थी मात्र 12.75 लाख करोड़ तक, 12.75 लाख करोड़। और 17 से लेकर के 25 के बीच में, 24 के बीच में, ये केवल 24-25 का हम आंकड़े दे रहे हैं, 31 मार्च तक के भी आंकड़े हम उसके साथ जोड़ लें तो 25 तक ही हम मान लेते हैं। ये जो आंकड़े हैं ये बताते हैं कि सरकार के प्रयास किस दिशा में आगे बढ़े हैं। अगर वही प्रयास आपने किए होते तो उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी अर्थव्यवस्था होती, जो 12.75 करोड़ पिछले 70 वर्षों में था, मात्र 8 वर्ष में सरकार उसको 27.51 करोड़ तक पहुंचाई। और हम लोग इस बात को मानते हैं कि 25 इस वित्तीय वर्ष, यानी जो 25 से हमारा 1 अप्रैल से 25-26 का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होगा, इसके अंत में हम इसको लगभग 32 लाख करोड़ तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। विदेशी कर्ज यहां नहीं होगा। आपके आंकड़े पता नहीं कहां के आंकड़े हैं। बिहारी जी बढ़ा है जब से देश स्वतंत्र हुआ, यूपी जब 55 लाख करोड़ रुपया था और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 9 साल में 147 लाख करोड़ रुपया विदेशी कर्ज भारत के विकास में हम करना चाहते हैं। अभ्यास डालिए, सत्य सुनने का अभ्यास डालिए। लाल बिहारी जी, सत्य सुनिए, सत्य कड़वा होता है। अगर आपने यहाँ पे हमारे दयाशंकर मिश्रा दयालु जी के भाषण को थोड़ा सुना होता, उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया लेकिन बहुत संक्षेप में दिया। उन्होंने एक बात कही, जो ब्रिटेन हम पर शासन किया था 200 सालों तक, भारत ने अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में उस ब्रिटेन को पछाड़ करके जो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बना है। भारत की अर्थव्यवस्था का दायरा बढ़ेगा तो यहां पर पूंजीगत निवेश के लिए और वेलफेयर की स्कीम के लिए कर्ज का दायरा भी उसमें बढ़ेगा। लेकिन यह सरकार के उसमें है। और आपने इसकी चर्चा तो की, आपने यूएस की चर्चा नहीं की, इंग्लैंड की चर्चा नहीं की, जिस इंग्लैंड में आपके नेता निवेश करते हैं अपना, आप थोड़ा वहां की भी चर्चा कर लो ना। आप जापान की चर्चा करिए, इनके पास कितना इन लोगों ने कर्जा लिया है। अगर उनके सामने आप भारत का देखेंगे तो ये बहुत कम है, बहुत कम है। और भारत का जो भी है वो अपने नियंत्रण में है। और भारत को आज जिस दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी लेके गए हैं, 27 में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनने जा रहा है। इसके लिए जो रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नई संस्कृति को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, ये उसी का परिणाम है। आप लोगों की समझ और बुद्धि से थोड़ा ऊपर का विषय है, आप लोगों को थोड़ा उसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूं कि 2023-24 में अगर आप देखेंगे, देश की जीडीपी 9.6% की दर से बढ़ा और उत्तर प्रदेश की 11.6% की दर से आगे बढ़ा। यानी
जो कदम हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर उठाए हैं, इसके परिणाम बेहतरीन तरीके से हुए हैं। डिजिटल मैकेनिज्म जो यूपी के अंदर लागू हुआ है, उसका परिणाम शासन की कार्य पद्धति में एक ट्रांसपेरेंसी के रूप में भी सामने देखने को मिला है। और आज मुझे बता, जो मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। आपने महाकुंभ के दौरान, आप लोगों को खैर फुर्सत कहां ये सब सुनने की, जो बाहर के लोग आते थे और उत्तर प्रदेश के अंदर डीजल या पेट्रोल लेते थे, तो उनके राज्य की तुलना में सस्ता होता था। तमिलनाडु की तुलना में, कर्नाटक की तुलना में या पंजाब की तुलना में सस्ता होता था। तो वे लोग आकर के यहां कहते, साहब देखिए यूपी में तो डीजल पेट्रोल भी सस्ता है। यानी आप लोग वहां जनता का शोषण वहां भी आपके मित्रगण कर रहे हैं। तो हम लोगों ने यहां पे डीजल पेट्रोल की दर देश में सबसे कम है, और उस सबके बावजूद भी उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। डिजिटल लेन देन, जो मैंने कहा ना, शासन की कार्य पद्धति में ट्रांसपेरेंसी को लाता है, और इसका एक बेहतरीन उदाहरण बनकर के उत्तर प्रदेश उभरा है। 2017-18 में केवल 122.84 करोड़ का डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ था, और अगर 24-25 के दौरान हम इसको देखेंगे तो यह है 1024.41 करोड़ का डिजिटल ट्रांजैक्शन, कई गुना बढ़ा है। और यूपी में डिजिटल लेन देन अपनाने में पूरे देश में नंबर 1 पर है, और इसमें से आधे से अधिक तो केवल यूपीआई के माध्यम से ही हुए हैं। इसके लिए बैंक की शाखाएं खोली गई, 20,416 बैंक की शाखाएं हैं, 4,932 बैंक मित्र हैं, 18,000 से अधिक 18,747 एटीएम है, 4,40,000 से अधिक बैंकिंग केंद्र हैं जो वहां पर लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों तक सीधे पैसा पहुंचाने में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। अगर हम 11 विभागों के 207 योजनाओं की धनराशि को देखेंगे तो इसमें से 113 केंद्रीय योजनाएं और 94 राज्य सेक्टर से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, जिसके माध्यम से 9 करोड़ यानी 24-25 में 9 करोड़ 8 लाख से अधिक लोगों को 1,11,637 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे उनके अकाउंट में गया है। ये योजनाओं की बात कर रहा हूं मैं, एग्रीकल्चर और अन्य सेक्टर की बात नहीं किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश ने एफडीआई को भी, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी यहां आमंत्रित करने में सफलता प्राप्त की है, और जिसमें अप्रैल 2000 से लेकर के 2017 तक कुल 3,303 करोड़ रुपए का एफडीआई यूपी के अंदर आया था, और 17 से 24 के बीच में यह आया है 14,008 करोड़ रुपए से अधिक का, यानी आपसे कई गुना। जो आप 17 वर्ष में नहीं कर पाए वह काम उससे कई गुना यहां पे इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश इन 8 वर्ष में लाने में सफल हुआ है। बैंकिंग तंत्र की जो मैं बात कर रहा था, अर्थव्यवस्था को एक नई गति देता है, उसकी रीढ़ के रूप में काम करता है। निवेश और ऋण देने में इसकी एक बड़ी भूमिका होती है, उसमें एक स्पीड देता है। और उत्तर प्रदेश के बैंक में 16-17 तक पैसा जमा होता था मात्र 12,75,000 करोड़ का, और 24-25 में यही राशि बढ़कर के गई है 29,66,000 करोड़ रुपए आज जमा पिछले सत्र में जमा हुआ है उत्तर प्रदेश के बैंकों में। सीडी रेशो जो छोटे छोटे यानी बैंकों के द्वारा लोन उपलब्ध कराया जाता है, एक क्रेडिट डेबिट का जो रेशियो यूपी के अंदर है, जितना पैसा हम जमा करते थे कितना प्रतिशत होता था, यहां पे लोन दिया जा रहा है, यह मात्र 43-44% 2017 तक था, आज ये बढ़कर के 61% हुआ है। ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ा है, कदम आगे बढ़ाए हैं सरकार ने, और सरकार की सभी चीजें दिखती हैं। आरबीआई का बुलेटिन कहता है कि बैंक और वित्तीय संस्थाओं में प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए फंड्स आकर्षित करने में
16.2% हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है। यानी उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट के कार्यक्रमों के लिए बैंकों से लोन आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पर, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, अटल पेंशन योजना में देश में प्रथम नंबर 1 पर, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में उत्तर प्रदेश द्वितीय नंबर पर, पीएम स्वनिधि योजना में सर्वाधिक स्ट्रीट वेंडर को लोन दिलाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, और आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या भी प्रदेश के अंदर बढ़ी है। आज के दिन पर पूरे देश के अंदर 7 करोड़ 40 लाख लोग आयकर रिटर्न भरते हैं और उत्तर प्रदेश में 71,65,000 लोग आज के दिन पर इनकम टैक्स उपलब्ध करते हैं, अपना आईटीआर जमा करते हैं। ऐसे ही प्रदेश के अंदर अन्य सेक्टर में भी काफी वृद्धि हुई है। और आपने रोजगार की बात की तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के समय में प्रदेश का जो बेरोजगारी दर थी वह 17% थी, आज वह 3% है। इसका मतलब रोजगार का सृजन हुआ है और अनेक अवसर पर यह कार्यक्रम मैं आ रहा हूं, उसमें भी आ रहा हूं, आप चिंता मत करिए, आ रहा हूं। चलो मैं दोनों जगह पर हाथ रखिए, मैं दोनों जगह सुनने का साहस रखिए। देखिए, आपका एक उदाहरण मैं और बताता हूं। ये फुली है, वह कुर्सी फुल ही है, फूल नहीं। बैठिए लाल बिहारी। फूल नहीं, फूल तो शब्द, फूल तो गुलदस्ता में खड़ता है, कार्यकारी नहीं। यह शब्द कार्यकारी। लाल बिहारी, लाल बिहारी जी बैठिए, बैठिए लाल बिहारी। आप लाल बिहारी जी, आप लाल बिहारी जी, नहीं, आप लाल बिहारी जी, आप जो है लगता है कि अभी भी अपने तरबर्थ पद से उभर नहीं पाए। ये विसंगति आपके साथ लगता है जीवन भर चलनी है और आपके कारण न जाने कितने तदर्थ शिक्षकों का के साथ अन्याय हुआ है। और वित्तविहीन आप हमेशा ही आपको वित्तविहीन ही रहना है। लेकिन बेरोजगारी की दर आपके समय में क्या थी, क्यों थी बेरोजगारी? यूपी जैसे पोटेंशियल स्टेट में, जिस राज्य में अनंत संभावनाएं थी, देश की सबसे अच्छी कृषि भूमि हमारे पास, सबसे अधिक एमएसएमई हमारे पास, सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास, सबसे अधिक रेल नेटवर्क हमारे पास और सबसे बड़ी आबादी हमारे पास और सबसे अच्छी यूथ पावर हमारे पास थी। उस प्रदेश को आप कहां पहुंचाते? कृषि आत्महत्या किसान करता था, युवा पलायन करता था, कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति, और बदहाल स्थिति किस कदर थी, हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे। तो यहां पे कोई निवेश करके अपनी सुरक्षा को, अपनी पूंजी व्यक्ति सुरक्षित है, तो पूंजी कैसे सुरक्षित होती, कैसे कोई निवेश करता है? नहीं कोई आता और कोई नहीं आता था। और इसीलिए आपके समय में क्या क्या गुल खिलाए जाते थे। कारनामे देखो ना, आप लोग तो अपने कारनामों से परेशान हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में बेरोजगारी भत्ते को देने के लिए 20 करोड़ रुपया बेरोजगारी भत्ता बांटने के लिए 15 करोड़ रुपए समारोह में खर्च कर डाले। ये इनके कारनामे थे। अब आप उसकी बात कर रहे हैं। अब मैं आ रहा हूं औद्योगिक निवेश के बारे में। आप ध्यान से सुनिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर औद्योगिक निवेश की रीढ़ बनती है कनेक्टिविटी की। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें जल में भी, थल में भी और नभ में भी बेहतर कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश में हुई है इस डबल इंजन सरकार में। उत्तर प्रदेश जाना जाता था लैंडलॉक्ड स्टेट। लैंडलॉक्ड स्टेट का मतलब यहां से एक्सपोर्ट की संभावना कम है, ये माना जाता था।
हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने हल्दिया से वाराणसी के बीच में वाटरवे नंबर 1 यूपी के अंदर प्रारंभ किया है और ये चालू हो गया है। आज हम लैंडलॉक्ड स्टेट से उभर चुके हैं। हमारी पूर्वी बंदरगाह के लिए बेहतर कनेक्टिविटी इसके माध्यम से प्राप्त हो चुकी है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, इसका जंक्शन भी यूपी में है और यूपी के ईस्टर्न जो फ्रेट कॉरिडोर यह तो सीएम विधानसभा में लगातार जमकर हमला बोल रहे थे सपा पर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।